कल के वीडियो में हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था। चंपारण सत्याग्रह हो गया था 1917 के अंदर। हमने देखा था किस तरीके से ये महात्मा गांधी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। फिर उसके बाद जो दूसरा मूवमेंट हमने पढ़ा था चंपारण के बाद, वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह और फिर रॉलेट एक्ट। और फिर रॉलेट एक्ट के रिटेलिएशन में जलियांवाला बाग देखते हैं हम। फिर जलियांवाला बाग जो इनफेमस इंसिडेंट होता है। फिर उसके बाद से हमने देखा कि ये फर्स्ट मूवमेंट था जब गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल ऑफ किया फर्स्ट टाइम। कब? जलियांवाला बाग के बाद। अब गांधी जी लगातार मूवमेंट्स को ऐसे कॉल ऑफ कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और वो हम आगे देखेंगे कि गांधी जी ने क्यों फैसला लिया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार कई बार इन्होंने फैसला लिया कि आंदोलन को कॉल ऑफ कर लिया जाए, यानी कि वापस बुला लिया जाए। अब आंदोलन नहीं होगा, हम आगे देखेंगे। फिर जलियांवाला बाग के बाद फिर हमने देखा था हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी बैठी थी। फिर उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हम देखेंगे इस बीच। और चौरी चौरा इंसिडेंट से पहले खिलाफत मूवमेंट के बाद फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी चल ही रहा होता है कि गांधी जी एक बार फिर चौरी चौरा कांड के बाद मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। अगेन कॉल ऑफ गांधी जी क्यों कर रहे हैं, हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गांधी जी को क्या ज़रूरत महसूस हो रही थी, वो सोच क्या रहे थे कि मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दे रहे थे। लोग परेशान हो जा रहे थे गांधी जी जैसे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर रहे थे। आज जो हमें पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है कि किस तरीके से स्वराज पार्टी बनती है 1923 में। क्योंकि हमने क्या देखा था, 1922 के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर वो 6 साल के लिए जेल चले जाते हैं। कांग्रेस के अंदर यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर लीडरशिप की कमी देखी जाती है। और ऐसे में आईएनसी के अंदर ही 2 राइवलरी ग्रुप इमर्ज करता है। एक हमने देखा था स्वराजिस्ट और दूसरा नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट जो होंगे वो स्वराज पार्टी बनाएंगे, जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो स्वराज पार्टी है, ये वो जो 1907 में जो हमने देखा था सूरत के सेशन में, किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो जाती है नरम दल और गरम दल में। यहाँ पे स्वराज पार्टी का ये मानना है कि अगर अब हम कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये जो पार्टी होती है विद इन कांग्रेस वर्क कर रही होती है, यानी कि कांग्रेस से पूरे तरीके से ये पार्टी अलग नहीं हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर ही वर्क करेगी। तो इसके जो मेंबर हैं कांग्रेस स्वराज पार्टी के, वो है मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, एनसी खेलकर। फिर अब जो नेक्स्ट इंसिडेंट है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो हमें पढ़ना है वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन दरअसल ये है साइमन कमीशन। इसमें आपको 2 बातों का ख्याल रखना है कि सवाल कुछ और आता है और आप जवाब कुछ और दे आते हो। सवाल अगर आए कि साइमन कमीशन अपॉइंट कब हुआ, बनता कब है, तो साइमन कमीशन बन रहा है 1927 में। ये है 1927 में सिर्फ साइमन कमीशन बन रहा है। और ये साइमन कमीशन कितने मेंबर्स की कमीशन है, तो ये 7 वाइट मेंबर्स, यानी कि जो जितने भी जो मेंबर हैं वो सभी के सभी सिर्फ अंग्रेज़ हैं, किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया है। और ये बना किस लिए था, ये बनाया ही इसलिए गया था कि इंडिया के अंदर जो भी उथल पुथल चल रहा है उसको देखने के लिए बनाया गया था कि भाई इंक्वायर करिए कि क्या मसला है, इंडिया को किस तरीके से सुलझाया जाए। फिर बाद में हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। इसके जो प्रेसिडेंट है या फिर चेयरमैन जो भी कह लीजिए, वो है सर जॉन साइमन। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, वो हैं स्टैनली बाल्डविन, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो साइमन कमीशन बन गया 1927 में। और फिर आता कब है, सवाल ये वाला पूछा जाता है। ये क्रिएशन वाला बहुत कम, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ बहुत कम। जो सवाल पूछा जाता है कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आया, तो 1928 में। अगर इंडिया में आने को पूछ रहा है तो 1928 है, और बनने को पूछ रहा है तो नवंबर 1927 होगा। इसी में जैसे ही साइमन कमीशन हिंदुस्तान आता है तो वहाँ पे जितने भी पार्टीज़ हैं उन्होंने बाइकआउट तो किया ही। आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है
साल के आखिर में 2-3 दिन, तो वहाँ पे हुआ सेशन, और सेशन में भी ये फैसला लिया गया कि हम हर तरीके से इस साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे। प्लस जितनी भी पार्टियां थीं उन्होंने भी पुरजोर तरीके से इस साइमन कमीशन का बाइकआउट किया है। लाला लाजपत राय को वहीं पे आंदोलन जब ये कर रहे होते हैं, बाइकआउट कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहीं पे अंग्रेज़ पुलिस अफसरों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई और इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है हमें याद रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है लाहौर के अंदर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है लाहौर के अंदर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन बन जाता है। हमें इसमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि 1929 के अंदर ये सेशन होता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है वो 1929 में होता है। कहाँ होता है? तो लाहौर के अंदर। अब इसमें बात आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे। इस सेशन के प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उससे भी अहम जो बात आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि क्या हुआ इसमें, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। यानी कि दिसंबर का ये जो सेशन था लाहौर के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें ये फैसला लिया गया कि हम आने वाले साल में, यानी दिसंबर आखिरी महीना है, अब उसके बाद जनवरी आएगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आने वाले 26 तारीख को यानी कि 1930 में हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम उस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और उसको इन्होंने जो जिस रिजोल्यूशन को पास किया उस रिजोल्यूशन का नाम है पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से भी आता है कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन किस ईयर में पास किया गया या फिर किस सेशन में पास किया गया, तो लाहौर सेशन में 1929 में। इसी वजह से हम देखते हैं कि अभी 26 जो नवंबर होगा वो क्या हो, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज ही मतलब 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, बट इम्प्लीमेंट कब होता है, फोर्स में कब आता है, वो 26 जनवरी 1950 को। क्यों? वो ये वजह था कि 1929 में ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले 26 तारीख यानी 26 जनवरी 1930 से हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। यही वजह है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने के बावजूद 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर गांधी जी पिक्चर में आ जाते हैं और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में मतलब कि उसको डांडी मार्च कह सकते हैं, यानी कि ये जो डांडी की यात्रा थी इसकी शुरुआत हुई 1930 के अंदर, और ये किस लिए, सॉल्ट के लिए, यानी कि नमक के ऊपर अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था उसको तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि किस आश्रम से शुरुआत की गई थी, तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने इस मूवमेंट की शुरुआत करी। 12 मार्च 1930 को ये मूवमेंट की शुरुआत करते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं। ये पहला ऐसा मूवमेंट है जिसमें लार्ज पार्टिसिपेशन मिलता है, देखने को मिलता है हमें वीमेंस का, यानी अब तक वीमेंस इतनी भारी संख्या में किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। ये एक पहला मूवमेंट है डांडी मार्च, जिसमें हम देखते हैं जो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद जैसे ही कानून नमक की कानून को तोड़ा जाता है, उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी के बाद फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया जाता है, और खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर गांधी जी यहाँ अरेस्ट हो गए हैं। गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद फिर अब उसके बाद फिर छोड़ भी दिया जाता है इनको। गांधी जी को छोड़ दिया जाता है 1931 में। ठीक है, 1931 में गांधी जी को छोड़ दिया जाएगा अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, और जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया होता है उनको भी अनकंडीशनली छोड़ दिया जाता है, मतलब जेल से रिलीज़ कर दिया जाता है। अब होगा क्या, अब यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलेगा जी, और ये तीनों के तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, और आईएनसी ने किया तो उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था। दूसरा चीज़ कि जितना भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा वो लंदन के अंदर ही होगा। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हो रहा है, हमारा 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा लंदन के अंदर ही।
जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया है? इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया है। और इंडिया के तरफ से कौन गया है? बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर अकेले नहीं गए थे, बल्कि ये रिप्रेजेंट कर रहे थे डिप्रेस्ड क्लास को। हर क्लास का एक दो तीन मतलब बहुत सारे लीडर्स हुआ करते थे, वो जाते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इंडिया की तरफ से बी आर अम्बेडकर गए थे, और ये आईएनसी के न जाने की वजह से, आईएनसी ने चूंकि बाइकआउट किया, और इसके बाइकआउट करने की वजह से क्या हो गया? ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो फेल हो गया। हमने देखा था कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया है। गांधी जी अरेस्ट हो गए थे, फिर बाद में रिलीज़ भी कर दिया गया। इसी वजह से अब हुआ क्या? आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया है? मूवमेंट को लॉन्च किया है। मूवमेंट अभी रुका हुआ नहीं है। अब गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। ये मूवमेंट कौन सा चल रहा है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। गांधी इरविन पैक्ट होता है, यानी कि महात्मा गांधी को जो लॉर्ड इरविन है, यानी कि वाइसरॉय जो है, वो बुलाते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई गांधी जी आप मूवमेंट को कॉल ऑफ करवाइए, आइए हमसे टेबल पे बात करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि किसान आंदोलन में सरकार जो है किसानों को बुलाती रही, 10 या 11 मरतबा बुलाती रही, बातचीत हुई, बात नहीं बनी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब बात नहीं बन रही है तो वाइसरॉय जो है उसने क्या किया? गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी जब मिलने जाते हैं, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो इनवाइट था वो दिल्ली के अंदर था। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? जो मूवमेंट हमारा चल रहा था, यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उसको कॉल ऑफ कर दिया। यानी क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि फिर आंदोलन को वापस बुला लिया कि ठीक है, हम एक बार बात करके देख लेते हैं, आंदोलन को थोड़ा सा ठंडा बस्ता में जाने देते हैं, और हम टेबल पे बात करके देखते हैं आखिर अंग्रेज चाहते क्या हैं। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 में है, और फर्स्ट राउंड टेबल भी 1931 में है, ये ईयर याद रखिए। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, अगेन मैंने कहा कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर होगा। ये भी 1931 में ही, यानी कि 3 इवेंट है, बैक टू बैक हो रहा है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों ही इवेंट बैक टू बैक एक ही साल के अंदर हो रहा है, 1931 के अंदर। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी रिप्रेजेंट होते हैं, और बी आर अम्बेडकर इसमें भी होते हैं, ठीक है। यहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्या हो रहा है? रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब जब रिजल्ट नहीं निकला, गांधी जी को समझ में आ गया कि ये अंग्रेज बुलाएंगे, सिर्फ टाइम पास करवाएंगे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बाद में आप देखोगे कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाएगा। आगे वाले स्लाइड में हम उसे देखेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 हो गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, जो फाइनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं, वो 1932 में हो रहा है। ईयर याद रखिए, 1932, ठीक है। यहाँ भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये भी क्या हो गया? ये भी जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो भी फेल हो गया, और इंडिया की तरफ से बी आर अम्बेडकर अगेन रिप्रेजेंट होते हैं। एक सवाल ये भी है, बहुत से लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे थे, अपने अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, जो 2 इम्पॉर्टेंट नाम है, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने शिरकत किया है इंडिया की तरफ से, वो हैं बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो ये 2 लीडर हैं हमारे हिंदुस्तान से, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या हो गया था। जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ, तो फिर क्या हो गया? कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसने क्या किया? डिसाइड किया कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च कर दिया जाए। तो 1931 में जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो रहा है, तो वहीं पे तुरंत उसके बाद फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था। और इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करके जब गांधी जी लौट रहे थे, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो गांधी जी को अरेस्ट कब कर लिया गया? एक बार फिर से
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी अरेस्ट हो गए। फिर 1934 में हम देखेंगे कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको फिर से गांधी जी कॉल ऑफ कर लेंगे, यानी कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग के बाद एक मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। फिर से आप देखोगे नॉन कोऑपरेशन के बाद फिर से आईएनसी और गांधी जी ही समझ लीजिए, वहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब गांधी इरविन की पैक्ट हो रही थी तब, और फिर 1934 में एक बार और विड्रॉ कर लेंगे, कॉल ऑफ कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा कि क्यों ये बैक टू बैक या किस प्रेशर में आके ये कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्यों कॉल ऑफ कर रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1934 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, कॉल ऑफ हो जाएगा। जब 1932 में हमने क्या देखा, 1932 में एक इवेंट हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1932 में ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले कम्युनल अवार्ड, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही यहाँ पे कम्युनल अवार्ड दे दिया गया है ना। जस्ट ए मिनट, यहाँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब है, 17 नवंबर से 24 दिसंबर। ठीक, उसके बाद ये जो हमारा ये है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ही एक लालच दी गई है ना डिप्रेस क्लास को। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड क्या है, जैसा कि हम जानते हैं 1909 में जो मिंटो था, लॉर्ड मिंटो, उसने सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुसलमानों को। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चूज़ करेंगे, यानी जिस भी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा उसको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही सिर्फ चूज़ करेंगे। तो कम्युनल अवार्ड दे दिया किसने, रामसे मैकडोनाल्ड ने, है ना। किसको दिया गया भाई, डिप्रेस क्लास को। डिप्रेस क्लास मतलब आज जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और इसके सख्त खिलाफ थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमने देखा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इनको जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ बंद थे, पुणे के येरवाड़ा जेल में बंद थे। इन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर ये कम्युनल अवार्ड को लेने नहीं दूंगा। गांधी जी का ये मानना था कि अगर डिप्रेस्ड क्लास को ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो इससे नुकसान होगा, जो अपर कास्ट हिंदू होंगे वो एलिनिएट हो जाएंगे, यानी कि जो डिप्रेस क्लास है ये आइसोलेशन में चले जाएंगे, ये अकेले पड़ जाएंगे, अपर क्लास जो हिंदू हैं उनसे ये अलग पड़ जाएंगे। और यही गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा था जहां यूनिटी बना के रखना बहुत ही ज़रूरी था। और गांधी जी किसी भी सूरत में उस यूनिटी को टूटना किसी भी सूरत में गांधी जी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे किसी भी तरह का यूनिटी टूटे। इस वजह से गांधी जी इसके खिलाफ थे। बाकी और कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये अलग हो जाए, क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो एक फीलिंग आ जाएगी जो अपर क्लास हिंदूज हैं उनके अंदर कि ये हमसे अलग हैं। फिर क्या होता है, अब इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कम्युनल अवार्ड वाला जो है, गांधी और अंबेडकर बैठ के बात करेंगे, उसको बोला जाता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट 1932, यानी कि 3 इवेंट फिर से मतलब एक बैक टू बैक एक साल के अंदर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले कम्युनल अवार्ड होता है 1932 में, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1932 में, और फिर पूना पैक्ट होता है 1932 में ही। ये पूना पैक्ट पहले ही होता है, कम्युनल अवार्ड के बाद होता है पूना पैक्ट, उसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड 1932, पूना पैक्ट 1932, और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। तो 1932 में अगर क्रोनोलॉजी याद करना है तो पहले कम्युनल अवार्ड, फिर उसके बाद पूना पैक्ट, और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद ये दरअसल पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ है, तो पूना पैक्ट हुआ है गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, 1932 में। किस लिए हुआ है कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है डिप्रेस्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को, उसको वापस लिया जा सके। मगर महात्मा गांधी के सामने BR अम्बेडकर ने एक शर्त रख दी कि ठीक है, हम इस कम्युनल अवार्ड को नहीं लेंगे, मगर मेरी एक शर्त है कि आप डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो सीट हैं उसको रिजर्व कर दीजिए, उसको इंक्रीज कर दीजिए। तो फैसला क्या हुआ कि ठीक है भाई, 71 से बढ़ा के 147 सीट कर दिया जाएगा
प्रोविंस के अंदर यानी कि राज्य के अंदर, यानी कि डिप्रेस क्लास को रिजर्व कर दिया जाएगा। इतने सीट रिजर्व होंगे डिप्रेस क्लास के लिए। कितने? 71 से बढ़ा के 147 कर दिया गया। और सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर 18%, यानी जितना भी सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर सीट होगा उसका 18% जो होगा वो डिप्रेस क्लास के लिए होगा। इस बात पे रजामंदी हुई। ठीक है, उसके बाद से मतलब थोड़ा सा जो डिस्प्यूट है इस मसले को लेके खास करके गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर साहब के दरमियान वो थोड़ा सा ठीक हुआ। उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक वो ये है कि गांधी जी बार बार क्यों कॉल ऑफ कर रहे थे मूवमेंट को। तो गांधी जी की एक आइडियोलॉजी है जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के रास्ते पे चलना। एक और आइडियोलॉजी है गांधी जी की नॉन वायलेंस। किसी भी सूरत में गांधी जी वायलेंट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, यही वजह है कि वो बार बार जैसे ही आंदोलन हो रहा था और उनको लगता था कि वायलेंट हो जाएगा ये आंदोलन, वो मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दे रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी जी को पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसी भी तरीके का मर्सी दिखाने वाले नहीं हैं। अगर थोड़ा सा आप वायलेंट होते हो तो ब्रूट फोर्स के साथ वो रिटेलिएट करेंगे और आप मतलब उनका कुछ नहीं कर सकते हो। इतना क्रूर थे ब्रिटिशर्स कि वो किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं सुनते, और जहाँ भी वायलेंट होता मूवमेंट उनको एक मौका मिल जाता, ये बहाना ढूंढ लेते वो, ये मौका मिल जाता कि मूवमेंट जो है मतलब जो मास जो है, जो क्राउड है वो वायलेंट हो गई थी, इसलिए उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया और कहीं भी वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेते। यही वजह है कि हम देखते हैं हमारे सामने रिसेंटली अभी दो मूवमेंट हुआ, एक सीए और एनआरसी और एक किसान आंदोलन। उसमें हम देखते हैं कि जो सीए एनआरसी है, गलती चाहे जिसकी भी हो मगर उसमें वायलेंस देखने को मिलता है। बहुत से जगहों पे वायलेंस देखने को मिलता है, भले ही वो वायलेंस किसी भी साइड से हुआ हो, मगर वायलेंस वहाँ पे हुआ। इसी वजह से आपने देखा कि कितना ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया सीए एनआरसी के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। और दूसरी तरफ अगर किसान आंदोलन की बात करें, सिर्फ एक इंसिडेंट को अगर छोड़ दें, 26 जनवरी की जो घटना हुई थी लाल किला पे, अगर उस इंसिडेंट को छोड़ दें तो चाहे जितना भी फोर्स ने उकसाने की कोशिश किया है किसानों को, किसानों ने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को अपनाया है। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आकर कहा कि आने वाले दिनों में जब सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो हम इस किसान जो बिल है, 3 कृषि कानून है, उनको वापस कर लेंगे। तो वापसी करने का सिर्फ एक ही वजह है, वो है कि किसानों ने संयम बरता, सत्याग्रह के रास्ते पे, नॉन वायलेंट के रास्ते पे अपने आप को चुना, वो चलते रहे। चाहे उनके रास्तों में चाहे जितने भी रोड़ा लगाया सरकार ने, हमने देखा किस तरीके से किसानों के लिए बैरिकेडिंग की गई, परमानेंट बैरिकेडिंग कर दी गई, कांटे लगा दिए गए, सड़कों को काट दिया गया, तो भी किसानों ने संयम बरता, किसी भी तरीके का वहाँ पे हिंसा नहीं हुआ। और इसी वजह से आज सरकार को मजबूर होना पड़ा क्या करने के लिए कि ये जो कृषि कानून है, उनको लगा, एहसास हुआ कि नहीं ये गलत है, और इस वजह से इन्होंने रिपील करने का फैसला किया है। गांधी जी का यही मानना था कि ये आप जो ऑपरेसर है, जो आपके अगेंस्ट में जो क्रूर इंसान है, जो भी है जो आपको दबाना चाहता है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मत दो। इस तरीके से उसके साथ पेश आओ कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, वो खुद ही सोचे कि मेरा इतना गलत करने के बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ये होता है सत्याग्रह और ये होता है नॉन वायलेंस का तरीका जो गांधी जी ने सिखाया। और इसी को अपनाकर किसानों ने इस मूवमेंट को कामयाब भी बनाया, हम देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में जितने भी प्रोटेस्ट और मूवमेंट होना है, उनको भी इन किसान आंदोलनकर्ताओं से सीख लेनी चाहिए। तो गांधी जी का क्या मानना था? गांधी जी ये कहते थे कि किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जैसे ही चौरी चौरा का कांड हुआ,
गांधी जी ने क्या कर लिया, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। क्यों? क्योंकि जानते थे लोग जो हैं वो आक्रोशित हो चुके हैं और किसी भी तरीके से जो अपोजिशन है, यानी कि जो पुलिस फोर्स है वहाँ पे, जो अंग्रेज़ हैं, उनको वो क्या करते, मारने पीटने पे आमादा होते। मगर सरकार उनकी थी एक तरह से, वो क्या करते, वो और भी ज़्यादा फोर्स के साथ वो हमारे ऊपर, हम भारतीयों के ऊपर हमला करते और कहीं भी अपने आप को जस्टिफाई कर लेते कि पहले अटैक इनके तरफ से हुआ था, पहले वायलेंस इनके तरफ से शुरू हुआ। गांधी जी का जो तरीका है सत्याग्रह का, गांधी जी के अलावा जो उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं कि गांधी जी को मूवमेंट वापस नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह, वो कहते हैं कि ये पैसिव रेजिस्टेंस है। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बहुत वीक लोगों का, कमज़ोर लोगों का ये आंदोलन है। कमज़ोर लोगों का मतलब कि उधर से आपको थप्पड़ मारा जा रहा है और चुपचाप आप मुंह नीचे कर लेते हैं, आपको भी थप्पड़ मारना चाहिए। मगर गांधी जी ने इसको क्या कहा है? गांधी जी ने सत्याग्रह को एक्टिव रेजिस्टेंस कहा है। एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बहुत विल पावर होना चाहिए आपके अंदर उस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए, कि उसने थप्पड़ मारा है और आपने मुड़कर थप्पड़ का जवाब थप्पड़ में नहीं दिया है, बल्कि आपने प्यार से उससे बात किया है। जैसे हमने देखा बहुत सी जगहों पे, हमने देखा जब किसान आंदोलन चल रहा था, सीए एनआरसी में भी हमने देखा कि पुलिस वाले चाहे जितना भी मार रहे थे, मगर बहुत से जगह हमने देखा कि किसान और जो प्रोटेस्टर्स थे वो अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे, खाना खिला रहे थे, पानी दे रहे थे। गांधी जी का ये तरीका था कि सत्याग्रह का मतलब गांधी जी ये कहते थे कि सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, कमज़ोर लोगों की आंदोलन नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा आंदोलन है जो सामने वाले को मजबूर कर देगा ये सोचने पे कि मैं इतना इसको दबा रहा हूँ, मैं इतना इसको मार पीट रहा हूँ, फिर भी ये मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा है। तो इस तरीके से गांधी जी का ये जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का जो रास्ता था वो किसानों ने अपनाया और किसानों को भी जीत मिली। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरीके से आज का ये भी सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। जो पहला मेरा वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है नेशनलिज़म इन इंडिया करके, और ये नेशनलिज़म इन इंडिया का सेकंड पार्ट है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका भी, और अगर पेड कोर्सेज़ चाहिए तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू।